नमस्कार प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो है वो आपको टेबल दी थी, जिस टेबल के अंदर हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन की। कि आपने सॉल्यूट के अंदर गैस लिया, लिक्विड लिया या सॉलिड लिया, उसको गैस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया, इससे अपने गैसियस सॉल्यूशन बने थे। इसके बाद हमने सेकंड बात की थी लिक्विड सॉल्यूशन की। आपने सॉल्यूट की जगह पे गैस, लिक्विड एंड सॉलिड लिया और सॉल्वेंट में उसमें लिक्विड के अंदर आपने मिक्स कर दिया था। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने सॉलिड सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे, जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज यूज्ड एज अ सोल्यूट पार्टिकल एंड इट इज मिक्स्ड इन सॉल्वेंट दैट इज सॉलिड। तो इससे आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बने थे क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती है, कंसंट्रेशन का बेसिकली आपको आज तक मतलब ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का अपने आप में एक मीनिंग होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ या फिर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या फिर मास भी हो सकता है। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की बात करें तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम या फिर पर केजी सॉल्वेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। इसको आप क्या बोलोगे? कंसंट्रेशन। एंड कंसंट्रेशन टर्म्स का ये रिप्रेजेंटेशन है, इस स्क्वायर ब्रैकेट से आप रिप्रेजेंट करते हो और इसका ये फॉर्मूला होता है जो इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। तो अब जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ये आपकी फर्दर टू टाइप्स की होती है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी उन टर्म्स को बोलोगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो कंसंट्रेशन टर्म आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी उसको आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो जिस भी फॉर्मूले में यदि आपको न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में आपको वॉल्यूम लिखा दिख जाए, इसका मतलब वो कैसी कंसंट्रेशन टर्म है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और किसी भी फॉर्मूले में यदि आपको मास लिखा दिख जाए तो वो आपका क्या रहेगा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। अब चलिए बात कर लेते हैं, आपको एक रिलेशन और पता होगा डेंसिटी का। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट क्या पढ़ी आपने भाई? मास की यूनिट पढ़ी आपने किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या पढ़ी? लीटर भी पढ़ी है और मीटर क्यूब भी पढ़ी है। ठीक है, तो किलोग्राम पर लीटर या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से आपका डेंसिटी भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक एक कंसंट्रेशन टर्म की। पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो वॉल्यूम इन्वॉल्व वाले के अंदर जो सबसे पहली कंसंट्रेशन आएगी दैट इज मोलैरिटी। इसको आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हो, और मैं ये मान के चल रहा हूं आपको मोल कंसेप्ट अच्छे से आता है। सारे के सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे क्लियर है। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। चलो मैं रिवाइज भी करवा देता हूं। सेकंड आपका रहा था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल या गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज, या फिर आप वहां पे निकाल रहे थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल या नंबर ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या फिर थर्ड आपके पास आ था गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन या फिर एनटीपी कंडीशन, जो किसके इक्वल थी? 22.4 लीटर के इक्वल थी। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आई टेम्परेचर डिपेंडेंट इज मोलैरिटी। सेकंड आएगी हमारे पास क्या? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी वो हमारे पास क्या आएगी? इसके बाद अपने पास आएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो आएगी वो आएगी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और लास्ट इसके बाद अपने पास और कौन सी आ सकती है? एक आ सकती है फॉर्मेलिटी। ठीक है, लास्ट क्या आएगी? फॉर्मेलिटी। आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना। ठीक है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं।
कितनी बातें क्लियर? तो ये आपकी कंसंट्रेशन टर्म थी टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की, तो इसमें सबसे पहले आएगी आपके पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला आएगा आपके पास किसका? मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? x से रिप्रेजेंट करते हो। x स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। इसके बाद थर्ड आएगी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। उससे पहले एक और बचती है परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास। परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज मास बाय मास। एंड द लास्ट वन इज पार्ट्स पर बिलियन या फिर पार्ट्स पर मिलियन, ppm। अगर पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 10⁻⁶ से, और पार्ट्स पर बिलियन की अगर बात करें तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 10⁻⁹ से। तो पार्ट्स पर मिलियन भी कौन से वाला? वेट बाय वेट वाला। तो वेट बाय वेट आपकी कैसी कंसंट्रेशन टर्म रहेगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब आपके बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ विच वन इज बेस्ट, मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो आपको आंसर देना है मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा। और सेकंड बात, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है। चलिए अब इसको हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम वन बाय वन डिटेल से इसको स्टडी कर लेते हैं, एक के कंसंट्रेशन टर्म को, और जो मिलती जुलती है उनको मैंने कंपैरिजन की फॉर्म में प्रिपेयर करके आपको भी ये चीजें इजीली याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो आपको मोलैरिटी जो होती है उसका गिवन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और किस यूनिट के अंदर गिवन होगी? आपकी लीटर में। इसके साथ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय आपका क्या? वेट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। एक ही बात है, वेट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यूनिट क्या रहेगी आपकी? केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम का जिक्र किया, यहाँ पे हमने मास का जिक्र किया। यूनिट के साथ आपको फॉर्मूलास याद रखने। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपने पढ़ा है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप क्या लिख सकते हो? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन में क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इनटू क्या होगा? वेट ऑफ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं थोड़ा सा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्या हो, मैं पहले ही फॉर्मूला को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं ताकि कैसा भी न्यूमेरिकल आए आप इजीली समझ सको। अब जो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में ना देके वो जानबूझ के क्या करेगा? मिलीलीटर में देगा। मतलब वो पका पकाया खाना आपको नहीं देगा, आपको खुद पका के खाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूलेस भी मैं पहले ही लिख दे रहा हूं। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपको वॉल्यूम गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इनटू अगर वॉल्यूम आपको ml के अंदर गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको मिलीलीटर के अंदर गिवन है, तो आप ऊपर क्या कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम ऐसे ही अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम के अंदर गिवन है, तो आप ऊपर भी क्या कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप इजीली जो है वो याद कर सकते हो। तो स्मॉल m क्या होगा?
गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास और इनटू, अगर वेट ऑफ सोलवेंट आपको गिवन हो किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो आप ऊपर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे इन द कंपैरिजन फॉर्म। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको वो मैंने बोला पका पकाया खाना नहीं देगा, मोलैरिटी के केस में तो इतनी ही बातें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मोलैरिटी के केस में, आपको हमने बताया था सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बनाता है भाई, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इसने मिलके आपका क्या बनाया, सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सोलवेंट ने मिलके बनाया सॉल्यूशन। तो आपको वो जानबूझ के वेट नहीं देगा, किसका वेट नहीं देगा, सोलवेंट का वेट नहीं देगा। गिवन आपको क्या मिलेगा, मैं पूरा पाथवे लिख रहा हूं, आपको क्या गिवन मिलेगा, कैसे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। ठीक है, तो सुनो, आपको गिवन मिलेगा, मैं यहां लिख रहा हूं, गिवन मिलेगा क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको गिवन मिलेगा। उसके बाद सेकंड आपको क्या गिवन मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दो चीजें अगर आपको गिवन होगी तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बोला डायरेक्टली वेट मास सॉल्वेंट का जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगा, वो आपको इनडायरेक्टली ये डाटा दे देगा। तो यहां से आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहां से आप निकालोगे डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो वो आ जाएगा, और वो किस में आएगा, डेंसिटी देगा वो आपको ग्राम पर एमएल में, और यहां से वॉल्यूम देगा एमएल में। तो एमएल से एमएल कट जाएगा। आपको पता है मास की यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है। तो आपके पास यहां से आया मास ऑफ सॉल्यूशन, जो किस में आया, ग्राम के अंदर। मतलब फर्स्ट स्टेप आपका ये कंप्लीट हुआ, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। इसके बाद क्या करना है, आपको पता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन के। तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का पता चल गया, सोल्यूट का गिवन होता है। तो यहां से आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से आप क्या निकाल दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल दोगे। लेकिन रुको जरा, अभी आपका आंसर अभी भी सही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने यूनिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ग्राम था, यहाँ पे भी ग्राम होगा, यहाँ पे भी ग्राम में ही तो आएगा। ठीक है, तो ग्राम में आएगा तो यहाँ पे आपको किसमें चाहिए, किलोग्राम के अंदर, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, क्योंकि जो मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास आया तो वो किसके अंदर आएगा, ग्राम में। और कन्वर्ट मास ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन भी जो है हो जाएगा। इसके बाद अब इन दोनों में रिलेशन की अगर हम बात कर ले, इन दोनों में अगर रिलेशन की हम बात करें तो एक सेकंड रुको। अगर इन दोनों में हम रिलेशन की बात करें तो क्या आएगा, स्मॉल m जो होगा वो होगा कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कैपिटल M इंटू मोलिकुलर मास ऑफ B। B क्या होता है, सोल्यूट। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन रहेगा स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में। मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये यहां से आप क्या कर सकते हो, मोलैरिटी और मोलैरिटी के सारे क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अब आगे चलेंगे, अदर कंसंट्रेशन टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म वो हमारे पास आती है बच्चों, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं
वो होते हैं आपके क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। अब देखो मैं चीजों को खोल के लिख रहा हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास आपका होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इसको आप E से भी रिप्रेजेंट करते हो, ये रहेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, या इसी को बोलते हैं हम वैलेंसी फैक्टर। अब एक एक करके इनकी भी बात करेंगे। देखो ये टॉपिक आपका सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर गिवन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इससे नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वहां पे एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, इन दोनों के रिलेशन, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। तो पहले ही मैं कंसंट्रेशन टर्म के अंदर सारी चीजों को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। इसके बाद तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब इन सारी चीजों को अगर कंपाइल करके लिखें तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और यही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। इनडायरेक्टली आपको ये बात नहीं पता चल रही। उसके बाद गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, अभी नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको पता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किसके इक्वल होता है भाई, मोलैरिटी के, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी के। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में यहां से आपके पास रिलेशन आ गया, क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब देखेंगे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब हम देखेंगे ये एन फैक्टर किस बला का नाम है। एन फैक्टर क्या है या वैलेंसी फैक्टर क्या है, आपको एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, साल्ट्स के लिए अलग होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो है एन फैक्टर अलग अलग होता है। तो बात कर लेते हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर आपका किस किस चीज के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट्स के लिए एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। एसिड्स के लिए, बेस के लिए, साल्ट्स के लिए या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो देखो एसिड के लिए अगर हम एन फैक्टर की बात करें तो एसिड के लिए जितने भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, जितने वो प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। तो यही उसका क्या होगा भाई, एन फैक्टर। अब अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, एग्जांपल ले लिया हमने HCl। HCl का एन फैक्टर कितना होगा भाई, 1। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2। H3PO4, अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। H3PO4 जो होगा उसका तो क्या होगा, एन फैक्टर 3 ही होगा, आपको जितने दिखाई दे रहे हैं। H3PO4 का एन फैक्टर 3। अगर वो पूछे H3PO3 का, तो जैसे ही आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो आपको एन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इसके 2 रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस दिखेंगे, और सेम इसी से मिलता जुलता है H3BO3, या इसका भी एन फैक्टर कितना होगा, 2। ये 2 एक्सेप्शन है। इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस। और मैं अगर इसका नाम आपको बता दूं तो इसका नाम होता है आपका बोरिक एसिड, विच इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन आई ड्रॉप्स। आपने घर वालों पे, मतलब घर पे किसी की भी आपकी आंखों की दवाई देखी होगी, उसकी जो बोतल होती है उस बोतल के ऊपर आपको बोरिक एसिड जरूर लिखा मिल जाएगा। वो बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, BOH होल थ्राइस।
ठीक है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इन आई ड्रॉप। तो ये दो एक्सेप्शन थे। उसके बाद अगर हम बेस के लिए एन फैक्टर की बात करें तो बेस के लिए एन फैक्टर जो होगा वो होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस, जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने होंगे वही उसका क्या होगा एन फैक्टर। अगर एग्जांपल्स की बात कर लें तो NaOH का एन फैक्टर 1, KOH एन फैक्टर 1, MgOH होल ट्वाइस, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है। इसके बाद साल्ट की अगर हम बात करें, साल्ट के एन फैक्टर के अंदर क्या होता है, आइदर पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, वही उसका क्या होगा एन फैक्टर। आइदर पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या फिर नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, वही उसका क्या होगा भाई एन फैक्टर। जैसे Na2CO3, Na2CO3 जो है इसके अंदर क्या होगा Na2CO3, आपको पता है CO3 कार्बोनेट होता है, CO3 के ऊपर -2 चार्ज होता है, चाहे आप एन फैक्टर कैटायन का देख लो या एनायन का देख लो, जो भी एग्जांपल होगा उसकी मैग्नीट्यूड को आप यहाँ लिख दोगे तो वही उसका क्या हो जाएगा एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बोर्ड के देखो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, यहाँ से 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर पूछा जाता है। इसके लिए मैंने ये सारी मेहनत की है। ठीक है, नेक्स्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें KMnO4 की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, एसिडिक मीडियम के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो Mn की कितनी आएगी +7। ठीक, इसके बाद एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम के अंदर, तो इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इसके अंदर कितना आएगा +2 के अंदर चला जाएगा, तो एन फैक्टर कितना होगा +5 का, एन फैक्टर 5 का चेंज, यहाँ पे 1 का चेंज और यहाँ पे 3 का चेंज, +7 से +4 पे चला जाता है, तो ये आपके एन फैक्टर रहेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है उससे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन देखो, x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब वो टोटल किसके रिस्पेक्ट में होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे सोल्यूट प्लस सोलवेंट के रिस्पेक्ट में। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, गिवन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो जनरली मैक्सिमम बुक्स के अंदर ए जो है वो आपका क्या होता है सोलवेंट। ए का ए जो लिखा है इसका मतलब क्या है सोलवेंट, और एक्स का मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, जो किसके इक्वल हो जाएगी भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट हो जाएगी। गिवन देखो जिसकी मोल फ्रैक्शन पूछता है उसी के मोल्स ऊपर आएंगे। तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सोलवेंट के, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय आपका क्या रहेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के भी और नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोलवेंट के भी। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा किसका, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का। तो इसको कैसे लिखोगे आप, मोल्स गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट मतलब Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ये आपकी इक्वेशन मान लो फर्स्ट बन गई। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे Xb, बी जनरली बुक्स के अंदर क्या दे रखता है, बी रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को। तो Xb क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Xb। तो इसमें क्या आएगा, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जिसकी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसी के मोल्स ऊपर, तो गिवन नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर आएंगे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट।
और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, ऊपर ND डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। तो यहां से आपकी इक्वेशन सेकंड, जब ये दोनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे तो ऐड करने से आपके पास क्या आएगी, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास एक फेमस रिजल्ट आएगा जो आपके आगे राउट्स लॉ के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड XA प्लस XB को जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। एलसीएम लेने के बाद जो किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिटी के। तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां से आपके पास क्या आ सकता है, x से किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस XB के। तो XA क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। अब लास्ट अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट की, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, मास या वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर नेक्स्ट बात करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की, तो वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट अगर हम बात करें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन आल्सो इज आल्सो इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, उसके बाद आता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एक होता है पार्ट्स पर मिलियन, एक होता है पार्ट्स पर बिलियन। ये तब यूज में लिया जाता है जब आपके जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल और बिल्कुल ट्रेसेस अमाउंट में अगर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या रहेगा, गिवन नंबर ऑफ पार्ट्स किसी भी कंपोनेंट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट किसी भी कंपोनेंट के। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 10⁻⁶ से। अगर पार्ट्स पर बिलियन आ जाता PPB, तो ये वैल्यू तो सेम रहेगी, गिवन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, मल्टीप्लाई कर दोगे पार्ट्स पर बिलियन के केस में 10⁹ से। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको न्यूमेरिकल कैसे गिवन होंगे, न्यूमेरिकल देगा आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दे देगा और पूछेगा मोलरिटी बता दो। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो भी वैल्यू गिवन है एज इट इज पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। किसका, मोलिकुलर मास सोल्यूट का। अगर आपको परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, मल्टीप्लाई कर दो 10 से और डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये थी आपकी ओवरऑल कंसंट्रेशन टर्म्स जो भी आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।